Welcome student. Now I am starting my class. Today topic is operation on sets. Exercise 1.1, 1.2, 1.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के लिए कंसेप्ट आपको बता रहा हूं मैं. ऑपरेशन ऑन सेट. All student will watch carefully and listen carefully. Firstly, ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए सेट पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एवरी सेट शुड बी इन रोस्टर फॉर्म. तो सबसे पहले जो आपके पास सेट है वो किस में होना चाहिए? रोस्टर फॉर्म में. तभी आप उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. अब कौन कौन से ऑपरेशन होंगे और किस तरह से अप्लाई होंगे वो आपको समझना है. तो सबसे पहले वो आएगा ऑपरेशंस में इंटरसेक्शन. और इंटरसेक्शन का जो साइन होगा स्टूडेंट्स वो इस तरह से बनेगा यू की शेप बनेगी, लेकिन इसको उल्टा यू यानी कि अपोजिट यू, ऐसे उल्टा यू बना देंगे तो ये इंटरसेक्शन का साइन होगा. और इसका मतलब होता है कॉमन और या फिर हम इसको एंड भी कह सकते हैं. एंड जैसे कि आपके पास टू सेट्स गिवन है. सपोज ए सेट इज 2, 3, 4, 5 और बी सेट है आपके पास 1, 3, 5, 6. तो स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है ए और बी में कॉमन. तो जो ए और बी से, अब ये दोनों सेट आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में. तो हर सेट को अब पहले आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर में. अगर वो सेट बिल्डर में है तो, अगर रोस्टर में ही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको. अब इन दोनों सेट में आपको कॉमन देखना है. तो कॉमन क्या क्या है? देखो 1 यहां पर है पर यहां नहीं है, 2 यहां पर है पर यहां नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है और 5 दोनों में कॉमन है. तो 3, 5 ये हो गया कॉमन और 6 यहां पर है बट यहां नहीं है. तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो ए सेट में भी है वो बी सेट में भी. और एक बार हमें लिखना है यहाँ पर 3 जैसे दोनों में तो एक बार लिखेंगे, 5 दोनों में तो एक बार लिखेंगे. तो ये आपका हो चुका है ए इंटरसेक्शन बी. जब भी हमें इन दोनों सेट्स का कॉमन निकालना है या एंड निकालना है तो इस तरह से आप निकालेंगे. फिर इसके बाद में आता है नंबर 2 यूनियन. तो यूनियन स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे? यूनियन का नोटेशन होता है यू, बिल्कुल सीधे ऐसे. तो ये यू से काफी सारे नोटेशन हो रहे हैं. अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नोटेशन किसका है. अगर मैंने आपको बताया था कि यू को अगर आप ऐसे करके ऐसे कर दोगे तो ये बन जाता है आपका यूनिवर्सल सेट. तो आपको नोटेशन को ध्यान रखना है. और ये जो यू होगा बिल्कुल इस तरह से ही होगा यूनियन का. अगर इसको उल्टा कर देंगे तो इंटरसेक्शन का हो जाएगा, और जब इसको ऐसे बना देंगे तो ये सबसेट का हो जाएगा. तो ये यू से बहुत सारे नोटेशन बन रहे हैं आपके, और इनको ध्यान से आपको बनाना है कि कौन सा नोटेशन किसका है. तो यूनिवर्सल में और यूनियन में आपको ध्यान रखना है. यूनिवर्सल में इस तरह से बनेगा. मान लो सेट यही है ए और बी, और हमें निकालना है ए यूनियन बी. और इससे पहले आपको बता रहा हूं यूनियन का मतलब होता है और, या हम इसको कह सकते हैं ऑल, और या फिर ऑल. इसमें था एंड और कॉमन, तो ऐसे इसमें है और ऑल. इसका मतलब क्या है? ए और बी के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, और कोई भी दोबारा नहीं लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. जैसे 1 इन दोनों में है तो 1 एक बार आएगा, 2 इन दोनों में, 1 एक सेट में है, दोनों में नहीं है, एक में है तो एक आएगा, 2 यहां पर है तो आएगा. अब 3 इन दोनों में है तो एक बार आएगा, 4 इसमें है तो आएगा, 5 दोनों में है तो एक बार आएगा, 6 है यहाँ पे एक बार आएगा. तो ये आपका हो चुका है ए यूनियन बी. अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ए सेट के चारों एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5. देखो 2, 3, 4, 5. और बी सेट की भी चारों हैं 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6. तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी. अब ए यूनियन और यूनिवर्सल में यही फर्क है कि यूनियन में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकते. अगर मैं इसी में और एक्स्ट्रा एलिमेंट लगा देता हूं तो ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है. बट यूनियन में दोनों सेट के ऑल एलिमेंट होने चाहिए कंपलसरी, और कोई भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता. जो ए और बी सेट में नहीं है ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं आएगा. तो मुझे लग रहा है आपको यूनियन क्लियर हो गया होगा. अगर कहीं पर भी और लिखा हुआ है तो हम, इसका मतलब हमें यूनियन निकालना है. कहीं पर भी एंड लिखा हुआ है इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है. एंड का मतलब कॉमन होता है और ऑल का मतलब और. तो ये आपका यूनियन हो गया और ये नंबर 2 पे आ गया आपका
इंटरसेक्शन और यूनियन। अब आता है नंबर थर्ड, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, और इसको स्टूडेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं ए माइनस बी। हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो जैसे कि मान लो ए एलिमेंट है 1 3 5 6 ले लेते हैं कोई एक सेट ए, और बी सेट ले लिया मान लो हमने 2 3 4 7, और अगर हमें यहाँ पे लिखना है ए बट नॉट बी यानी कि ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है एलिमेंट ऑफ ए ओनली, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, एलिमेंट फ्रॉम ए सेट ओनली विच इज नॉट इन बी, विच इज नॉट इन बी। ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं कि 1, तो 1 यहां पर आएगा क्योंकि 1 बी में नहीं है, 3 बी में है तो 3 नहीं आ सकता, 5 और 6 ये ए के वो एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है। तो ये हो गया आपका ए माइनस बी। तो आपको क्लियर हो गया ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं आपके 1 5 और 6। तो इसी तरीके से आपका आएगा 4 नंबर, बी बट नॉट ए। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन सेट ए। अब सेट ए और सेट बी यही वाले हैं जो ऊपर दे रखे हैं, तो बी माइनस ए अगर मुझे निकालना है तो बी के ऐसे एलिमेंट सेट बी से लेने हैं जो कि ए में नहीं होने चाहिए। जैसे कि 2 बी का एलिमेंट है, ए में नहीं है, 3 है, अब 3 यहां पर भी नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं और 7 ले सकते हैं क्योंकि 7 एलिमेंट यहां पर ए में नहीं है। तो ये हो गया आपका 2 4 7, ये हो गया आपका बी माइनस ए। तो ये नंबर हो गया 4 बी माइनस ए। इस तरह से निकालेंगे। इसको बोलते हैं हम बी बट नॉट ए, और इसको बोलते हैं हम ए बट नॉट बी। ओके, आफ्टर दैट ऑपरेशन ऑन द सेट्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑन द सेट्स। आपको ये क्लियर करनी है प्रॉपर्टी स्टूडेंट, तो आप वीडियो पॉज करके एक एक प्रॉपर्टी को नोटबुक पे लिखेंगे। ध्यान से देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए। तो बिल्कुल इजीली आप इसे कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं अगर एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होंगी क्वेश्चंस में, फिर भी आपको बताता हूं ए इंटरसेक्शन बी कैसे इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। जैसे आपने कोई सेट लिया ए 1 2 4 और आपने एक बी सेट लिया 2 3 5। अगर आप देखते हो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है। या मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालता हूं तो बी और ए में तब भी कॉमन देखेंगे तब भी 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें चाहे हम बी इंटरसेक्शन ए निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब बोलते हैं कि इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें अप्लाई हो रहा है सेट्स में इंटरसेक्शन के लिए। इसी तरह यूनियन के लिए भी होगा, ए यूनियन बी भी किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के लिए। तो ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर हो गई है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ इस प्रॉपर्टी में होल्ड होता है इंटरसेक्शन में और यूनियन में भी। प्रॉपर्टी नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपकी एसोसिएटिव लॉ, और ये ऑल प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में यूज होंगी, क्वेश्चंस में आपकी वेरीफाई भी हो जाएंगी। और ये प्रॉपर्टी कहती है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, पहले ए इंटरसेक्शन बी और फिर है आपका इंटरसेक्शन सी। हम इसको सॉल्व करें या फिर हम पहले बी और सी का कॉमन निकालें फिर उसका ए से कॉमन निकालें, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड हो रही है। क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, पहले ए और बी में कॉमन निकाला फिर उसका सी से कॉमन निकाला, और इसमें मैंने क्या किया, पहले बी और सी से कॉमन निकाला फिर उसका ए से कॉमन निकाला, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपकी फाई इंटरसेक्शन ए। ये लॉ है फाई का और यूनिवर्सल का, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसमें देखो हम किसी भी सेट का अगर हम फाई से इंटरसेक्शन निकालेंगे, फाई का मतलब क्या होता है, खाली सेट। अब ये मान लो ए सेट है और ये है फाई, अगर मैं फाई का ए से इंटरसेक्शन निकालूंगा यानी कि यहां तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है आपके पास,
और यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 4, तो कॉमन क्या है, कुछ है ही नहीं, कॉमन आएगा कहां से, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव के। या तो आप फाइव इंटरसेक्शन ए निकाल लो या इंटरसेक्शन फाइव निकाल लो, उसकी वैल्यू हमेशा किसकी इक्वलेंट होगी, फाइव के इक्वलेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉमन लेने पर फाइव से फाइव आएगा। उसी तरह यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है जो कि आप खुद नहीं निकाल सकते, हमेशा आपको गिवन होगा। एक यूनिवर्सल सेट का अगर आप ए सेट से निकालोगे इंटरसेक्शन तो आपका ए आ जाएगा। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूं कि कोई यूनिवर्सल सेट है जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा हमेशा 1 2 3 4 5 6 है, मान लो यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया, और एक सेट है मेरा ए 1 2 4। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन निकालूंगा यूनिवर्सल सेट से तो स्टूडेंट आप देख लो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 1 2 4 यहाँ पर भी अवेलेबल है, 1 2 4 यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कॉमन आ गया 1 2 4, और 1 2 4 किसके इक्विवेलेंट है, ए के, तो हमेशा ए आ जाएगा। यानी कि ए का इंटरसेक्शन अगर आप कभी भी यूनिवर्सल सेट से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, जो कि प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो चुकी हैं। उसी सीक्वेंस आपको याद भी रखनी है, क्वेश्चंस में हम इनको वेरीफाई भी करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो हमेशा ए ही आएगा, सीधी सी बात है, ए और ए में कॉमन लेंगे तो ए ही बनेगा, और यूनियन पे भी अप्लाई होती है, ए और ए का यूनियन भी यही होगा। अब इसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, यूनियन ए, और फिर जो बी यूनियन सी से जो वैल्यू आएगी उसका मैं कॉमन निकाल रहा हूं, कहां से, ए से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन और यू का मतलब होता है यूनियन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अगर मैं ए का इंटरसेक्शन, यानी कि मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ए का इंटरसेक्शन निकाला बी से, फिर ए का इंटरसेक्शन निकाला मैंने सी से, और फिर उसका यूनियन कर दिया, यानी कि यूनियन इसमें बीच में अप्लाई किया, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड होता है। किसी भी एग्जांपल के लिए हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस में आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट आपके 5, और ये 5 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कौन सा आइडेम्पोटेंट लॉ है, और कौन सा लॉ ऑफ फाई है। अगर मैं कहीं पे भी ये लिखता हूं कि फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, तो आप कह सकते हो कि सर लॉ ऑफ फाई के अकॉर्डिंग हुआ है ये। अगर मैं ये लिखता हूं तो आप कह सकते हो कॉम्यूटेटिव लॉ से हुआ है। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको काफी अच्छे से याद रखनी है। अब ये जो ऑपरेशंस जो मैंने अभी बताए थे आपको, यूनियन इंटरसेक्शन, इनको मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैं इसका आपको बता रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेन डायग्राम। आई एम टेकिंग कंसेप्ट ऑफ द वेन डायग्राम। वेन नाम के एक मैथमेटिशियन ने डायग्राम को इनको डेवलप किया कि हम किसी भी सेट को डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, जिससे हमारा मेथड बहुत ज्यादा इजी हो जाता है समझने का। तो आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से मैं ऑपरेशंस को डायग्राम्स के थ्रू क्लियर आपको कर रहा हूं। वेन डायग्राम ने क्या किया, एक डायग्राम डेवलप किया अपना। उसने एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया पहले, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को उसने माना कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। कैसा सेट है ये, पूरा यूनिवर्सल, जो कि हमें हमेशा गिवन होता है यूनिवर्सल सेट, और उसने कंसीडर कर लिया कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स एक यूनिवर्सल सेट है। अब उसके अंदर उसने सर्कल बनाए सेट्स के, जैसे कि ए सेट का सर्कल बनाया, और फिर बी सेट का सर्कल बनाया, इस तरह से कुछ उसने फिगर्स बनाई। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिगर्स के थ्रू हम ऑपरेशंस को कैसे क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो अब आपको देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर रहा हूं एक एक वेन डायग्राम को। ध्यान से देखेंगे आप। इसके लिए मुझे पहले एग्जांपल लेना पड़ेगा कोई, तभी आपको डायग्राम्स भी क्लियर होंगे। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, यानी कि बड़ा सेट है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है। मैंने कंसीडर कर लिया, मान लो एक बड़ा सेट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट आपको गिवन है। अब सपोज मैंने एक सेट लिया ए, और इसके एलिमेंट में ले लेता हूं 1 2 4 6 7, और एक सेट मैंने लिया बी, इसके एलिमेंट मैंने ले लिए 2 4 5 9, ये एलिमेंट मैंने ले लिए बी सेट। अब आप ये जो डेटा दे रखा है, इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे क्लियर करेंगे, वो आपको यहां पर देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पे एक डायग्राम की फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका वेन डायग्राम, और ये हो गया इसका यूनिवर्सल सेट, यानी कि 1 से लेकर के 10 एलिमेंट अब इस बॉक्स के अंदर आने चाहिए। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे फिल करेंगे, मान लो ये 2 सर्कल मैंने बनाए हैं, एक सर्कल है ए सेट का और एक सर्कल है मेरा बी सेट का, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 ही सेट हैं। अगर 3 सेट होंगे 3 सर्कल भी हो सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन, अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में,
ए और बी का कॉमन। तो अब कॉमन देखो पहले यहां से ए और बी में क्या कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, एक तो दोनों सेट्स में है, और यहाँ पे 4 कॉमन है जो कि दोनों सेट्स में है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों सेट में आ रहा हो, सिर्फ 2 और 4 आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका 2,4। अब इस वेन डायग्राम में आप कैसे फिल करोगे 2 और 4, वो आपको देखना है। जो ए और बी सेट आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों में कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट है ये वाला, यहां पर आप फिल कर देंगे 2 और 4। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ए इंटरसेक्शन बी मैंने कैसे फिल किया है। इसका मतलब कि वेन डायग्राम में जो इन दोनों का कॉमन होगा, ये ए सेट है और ये बी सेट, तो ये जो पार्ट होगा वो हमेशा हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों का कॉमन होगा वो इस रीजन में फिल होगा, और ये हमारा हो जाएगा 2,4 इस क्वेश्चन के लिए। तो ये इस तरह से आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो वैल्यू फिल हो रही है वो हमारी कॉमन वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। अब स्टूडेंट इसके बाद में हम निकालते हैं पहले ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट बी। अब एलिमेंट ऑफ ए अगर मैं देखता हूं यहाँ पे तो 1 2 4 6 7 है, इसमें से सिर्फ मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें नहीं होने चाहिए। तो 2 4 तो यहाँ पर है, तो 1 6 7, तो 1 6 7 तो ये एलिमेंट सिर्फ आते हैं आपके ए माइनस बी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर। अब ए माइनस बी इसमें कहां पे भरेंगे हम भरेंगे ए के सेट में, जो बी के सेट से टच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो हम भर देंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर और 7 यहाँ पर। यानी कि ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ए माइनस बी को। तो इसी के साथ साथ मैं वेन डायग्राम बनाता जा रहा हूं इसका। अगर मुझे ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, तो मैं कौन सा रीजन सेलेक्ट करूंगा वो देख लो आप। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। तो ये जो रीजन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ध्यान से देख लो, ये रीजन आपका शो करता है ए माइनस बी को, यानी कि यहाँ पे जो मैंने नंबर फिल किए हैं वो ए माइनस बी के हैं। अब आप देख सकते हो ए सेट में, अगर मैं ए सेट को कंसीडर करूं तो मेरे ऑल एलिमेंट्स आ चुके हैं 1 2 4 6 7 और 1 2 4 6 7, जिसमें से 2 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो बी सेट में भी अवेलेबल है, यानी कि दोनों का कॉमन है। तो ये इस तरफ का पूरा भर चुका है, और वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन ये जो रीजन सीडेड हो रहा है वो ए माइनस बी का है, और जो रीजन सीडेड हो रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी का है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। इसी तरीके से मैं फिल करूंगा बी माइनस ए का। तो स्टूडेंट बी माइनस ए आपका क्या हो गया, यहाँ पे देख लो आप, इधर से निकाल रहा हूं मैं। तो बी माइनस ए यानी कि बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, 2 4 तो ए में है, तो 5 और 9 आएंगे खाली, जो कि हम बी के सर्कल में यहाँ पे फिल कर देंगे 5 और 9। तो ये जो रीजन होगा इधर वाला, यानी कि अब देखो स्टूडेंट ये जो रीजन है, ध्यान से देखो सीधे रीजन, ये आपका क्या हो जाएगा बी माइनस ए, यानी कि वेन डायग्राम में ये जो पोर्शन होगा वो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पोर्शन होगा वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पोर्शन होगा वो इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से। अब आप ये देखो कि आपके कौन कौन से एलिमेंट आ चुके हैं और जो कि यूनिवर्सल सेट में कौन से बचे हुए हैं, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा स्टूडेंट ए यूनियन बी। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ए यूनियन बी निकाल रहा हूं, ध्यान से देख लो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के ऑल। तो ए और बी के ऑल का मतलब 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, ये आपका आ गया ए यूनियन बी। अब इसमें देखो 1 2 4 5 6 7 9, 1 2 4 5 6 7 9, ये ऑल एलिमेंट्स इन दो सर्कल्स के अंदर आ चुके हैं, यानी कि ये दोनों सर्कल का जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी। तो उसका मैं वेन डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं, ध्यान से देख लो आप। ये ए सेट है और ये बी सेट है, और ये है आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन ये आपका शो करेगा ए यूनियन बी। देख लो अच्छे से, ए यूनियन बी, ये पूरा रीजन। अब ए यूनियन बी में ए ऑल पार्ट्स आ चुके हैं। अब कौन कौन से जो एलिमेंट है जो नहीं आए हैं, अब हमारा देखो 3 नहीं आए, 1 2 3 4 5 6 7 आ चुके हैं, 3 एलिमेंट नहीं आए, एक तो 3 और एक 8 और एक 10। तो 3 8 10 को आप बाहर लिख देंगे, इन दोनों सेट के बाहर 3 8 और 10, इसमें कहीं भी लिख सकते हो। अब 1 से लेकर के 10 तक के ऑल एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में हो चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 10 तक थे। 3 8 और 10 ना, वो 3 8 और 10 ना ए सेट में है ना बी सेट में, बट यूनिवर्सल में है, इसलिए हमने बाहर लिख लिए, ना ए सेट में ना बी सेट में, बट यूनिवर्सल के अंदर तो है, क्योंकि इसके अंदर पूरे 1 to 10 आने चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका बन चुका है वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए।
वेन डायग्राम। अब इसको अगर मुझे वेन डायग्राम पहले से गिवन होगा, ये तो मैंने बनाया है, अगर मुझे पहले से गिवन होगा तो मैं इसमें क्लियर देख के बता सकता हूँ कि ये 2 और 4 दोनों का कॉमन है, ये a माइनस बी की वैल्यू है, ये b माइनस ए की वैल्यू है, ये ऐसी है जो किसी सेट में नहीं है, और यूनियन में हो जाएंगे 1 2 4 5 6 7 9। अगर वेन डायग्राम पहले से होता तो हम उसको देख करके इजीली बता देता कि ये चीज ये है, लेकिन मैंने उसको बनाया है जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं वेन डायग्राम को देखने से। तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब इस तरह से हम उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ द डिसजॉइंट सेट। इसमें ये भी पूछते हैं कि डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी, अगर 2 सेट हमें गिवन है, कोई भी एक सेट गिवन है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं उसके रोस्टर फॉर्म में, और एक बी सेट गिवन है, और आपको चेक करना है कि वो डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करने पर अगर फाई आ जाता है, फाई का मतलब दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो हमारे सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। और उसका वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो बिल्कुल इजीली बन जाएगा ए सेट और बी सेट, और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। अब एक्सरसाइज नंबर 1.4 के लिए ऑल कंसेप्ट आपके हो चुके हैं। नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। एक्सरसाइज नंबर 1.4 अब आपकी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन सब। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल आप करना चाहो कर सकते हो, इसमें से बिल्कुल सिंपल 1 लाइन के एग्जांपल्स हैं जो आपको मैंने अभी एग्जाम क्वेश्चंस में क्लियर किए थे, जो आपको करके दिखाए थे ऑपरेशन ऑन द सेट्स में। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मैं देख रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो रोस्टर फॉर्म है, बट थर्ड और फोर्थ पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। मैंने आपको बताया जब भी आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है तो पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें आपको 2 सेट गिवन है एक्स, और इसके एलिमेंट है 1 3 5, और एक सेट गिवन है आपको y, और इसके एलिमेंट है 1 2 3। तो ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है और इसमें आपको यूनियन निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है, x यूनियन y, यानी कि x और y के ऑल एलिमेंट्स, x और y के ऑल एलिमेंट्स, और जो सेम आ रहे हैं वो एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं लिखना है यहाँ पर। तो 1 दोनों में है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और 5 यहाँ पर है। अब 3 दोनों में है लेकिन एक बार लिखेंगे, तो ये हो गए आपके x यूनियन y 1 3 5, x के ऑल एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 y के ऑल एलिमेंट्स हैं, तो सिंपली आ गया आपका x यूनियन y। आंसर आप बुक में से चेक कर सकते हो। इसी में क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसी क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एबव, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं उसमें हमें इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो वो क्वेश्चन नंबर आपका 5 बन जाएगा। तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। तो ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है इसका, यूनियन हमने यूनियन फाइंड कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, और अगर हम इसी का इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हो गया। तो इन दोनों का कॉमन, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, देखो 1 कॉमन है, 1 लिखेंगे यहाँ पर, 3 दोनों में कॉमन है, 3 लिखेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक्स इंटरसेक्शन आपका आ गया 1, 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आपके 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि उसमें डेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो ऑप्शन को जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है उन्हीं से आपको लेना है। तो 1 और 4 आपको इजीली क्लियर हो गए। रोस्टर फॉर्म में पहले आप कन्वर्ट करोगे, फिर आप यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको डाउट में ले लूंगा। अब इसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक के आपको ऑल एग्जांपल्स और ऑल क्वेश्चंस करने हैं अपनी नोटबुक पर। पहले बुक के ऑल क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस पे बेस्ड एक्सरसाइज जो कि आपको मैंने आज कंसेप्ट क्लियर किया है। फिर भी मैं आपको बीच बीच में से 1-2 पार्ट करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप नोटबुक पर ट्राई कर लेंगे। जो क्वेश्चन जो डाउट में होंगे वो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, एक सेट आपको गिवन है A, B और एक B सेट गिवन है A, B, C। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब उसने पूछा है क्या A सबसेट है B का। तो आपको इतना पता चली गया होगा कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, ये दोनों अवेलेबल है A, B। तो इसका मतलब 100% क्या हो गया, A इज सबसेट ऑफ B, यानी कि छोटा सेट है तो A सबसेट का साइन हो गया B।
ये हो गया ए सबसेट बी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। अब मैं अगर ए यूनियन बी निकालता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, ए यूनियन बी, तो ए और बी के ऑल, ए और बी के ऑल में आ जाएगा आपका एबीसी, क्योंकि ए के दोनों हैं इसके अंदर और बी के भी हैं, एक्स्ट्रा नहीं हो सकते हैं, तो ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी एबीसी किसके इक्विवेलेंट आ गया, बी के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। तो आप ये कह सकते हो कि ए यूनियन बी की, अब ये फिक्स हो गया कि अगर कभी भी ए सबसेट होगा बी का तो उसका ए से बी से यूनियन उसका बी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी बड़ा सेट है, छोटा सेट है ए, तो ए यूनियन बी करने पर बी सेट ही आएगा। इस तरह से छोटे छोटे यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें बनते जाते हैं। अगर ध्यान रखना है, अगर ए सबसेट है बी का तो हमेशा ए यूनियन बी करने पर क्या आएगा, बी आएगा। इसी तरह से इसका अपोजिट हो जाता, जैसे अगर बी सबसेट होता ए का तो इसका मतलब ए यूनियन बी करने पर क्या आ जाता, ए आ जाता। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस चलते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीटली हो चुका है। बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, डेप्थ क्या है उसके अंदर। अब इसके बाद में मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं 6 क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं नेक्स्ट। स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन सी द क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी बुक। इस क्वेश्चन में 4 सेट्स आपको गिवन है, ए बी सी और डी, और बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, 10 पार्ट्स हैं। तो बाकी तो सिंपल भी है कुछ पार्ट, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है आपका ये इंटरसेक्शन भी, ये तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। ए और बी में कॉमन देखना है बस, 3 कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 7 कॉमन है दोनों के अंदर, 9 दोनों में कॉमन है और 11 दोनों में कॉमन है। ये तो हो गया इजीली। इस तरह से मैं इसका 1-2 पार्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपको निकालना है इसका 8th पार्ट। अब ये देखो कैसे निकालेंगे 8th पार्ट, जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह आएंगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यूनियन सॉल्व करना है। यूनियन का मतलब पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आप ए को एज इट इज रखेंगे पहले, फिर इंटरसेक्शन। अब बी और डी का यूनियन पहले यहाँ पे फिल करेंगे। बी और डी का मतलब बी और डी के ऑल एलिमेंट्स, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। तो बी में है स्टूडेंट आपके 7, 9, 11, 13 और ये आपका आ गया 15 और ये हो गया 17। ये हो गया यूनियन। अब ए का जो ए है आपका ये 3, 5, 7, इससे इसका कॉमन देखना है आपको। तो ए एलिमेंट है, आपको यहाँ पे दोबारा से लिख लो इसे एक बार। 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन निकालना है। 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो स्टूडेंट आपका क्या आंसर आ गया देख लो, चेक कर लो। दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट आ गए, 7, 9, 11। इस तरह से आपको आंसर निकालना है, यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसी सीक्वेंस में इसका एक और पार्ट करा रहा हूं, बस लास्ट पार्ट है ये, और ये है 10th नंबर पार्ट। तो 10th नंबर पार्ट में स्टूडेंट क्या निकालना है, 10th नंबर पार्ट में आपको निकालना है ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। तो ए यूनियन डी का मतलब पहले आपको ए और डी का यूनियन निकालना है, ए और डी के ऑल एलिमेंट्स। तो ए और डी के ऑल एलिमेंट्स हो गए आपके 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ये हो गया आपका ए यूनियन डी। अब इसका कॉमन लेना है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी के ऑल यानी कि 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 और 15। 7, 9, 11, 13 इसके 4 हो गए, 11, 13, 15 इसके 3 हो गए। अब इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, तो बिल्कुल सिंपल कॉमन है। 3 कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 कॉमन नहीं है, 15 कॉमन है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में ये मिडिल वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो कि आपको ट्राई करनी है। तो आपका होमवर्क में जो जा रहा है एक्सरसाइज, वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 to 10 आप कर सकते हो इसमें से, बाकी 11, 12 मैं करा दूंगा चाहे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 to 10 और ये है एक्सरसाइज नंबर 1.4 और इसको आपको कंप्लीट करना है। डू कंप्लीट इन नोटबुक।
तो जो भी आप नोटबुक या पेज बनाए हुए हैं उस पर आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, आप मुझे एक दो चीजें आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जिन बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट समझ आ रहा है मेरा, जैसे आज मैंने आपको समझाया वेन डायग्राम सबसेट, पूरी वीडियो आपने देख ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फीडबैक होता है उसमें कि सर हमें काफी अच्छा लगा, आपका टीचिंग मेथड इफेक्टिव है, हमें अच्छे समझ में आ रहा है। कुछ फीडबैक दोगे तो बाकी आगे जैसे दीक्षा में देखती है, बाकी भी सब लोग देखते हैं कि हाँ बच्चों का फीडबैक आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर फीडबैक दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरा बात ये है कि जो बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं प्रॉपर रेगुलर, मैं उनके नेम आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं और डेली का होमवर्क डेली भेज रहे हैं। तो पीसीएम सेक्शन 11 में कुछ बच्चों के नाम बता रहा हूँ, टाइम कम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। आन्या का रेगुलर होमवर्क आ रहा है, अभिनव ठाकुर का आ रहा है, अभिषेक का आया है और इसके बाद में आदर्श पांडे का भी आया है, इसके बाद में भारती करदम का, उसके बाद में ध्रुव भडाना, दीप्ति सिंह, हर्ष रौतेला, उसके बाद में मिताली रावत का, मोहम्मद ईशान भी डेली कर रहा है, प्राची अग्रवाल भी डेली कर रही है, प्रियांशु बजाज भी कर रहा है, प्रतीक शाश्वत का आया है, प्रिया कुमारी, प्रियांशी, राजीव सिन्हा, ऋषिका करदम, ये सब बच्चों का डेली का होमवर्क आ रहा है। और उसके बाद में शिवम कुमार सिंह का आ रहा है, शाश्वत व्यास का आ रहा है, सुमित कुमार का आया है, स्वाति जोशी का, तपस्या तिवारी और उसके बाद में याशिका शर्मा। 11th में इन बच्चों को मुझे होमवर्क मिल रहा है और मैंने चेक भी किया है, सबकी नोटबुक पर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, राइटिंग भी क्लियर है और सब कुछ अच्छे से मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना फीडबैक, अगर आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट अच्छे समझ में आया तो आपको फीडबैक की 2 लाइन लिखने में क्या जाता है, तो आप अपना फीडबैक लिखेंगे सबके सब। कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं अच्छे से कम, लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कॉमर्स विद मैथ लेने का उन्हें इतनी हॉबी थी पहले, सर मैथ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कॉमर्स विद मैथ हम पढ़ना चाहते हैं और आप कोई भी वर्क वो नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं मैथ का वर्क करने के लिए। जो कॉमर्स विद मैथ में जिन बच्चों का मेरे पास होमवर्क रेगुलरली में आ रहा है, अल्पा तिवारी, अमन सिंह और इसके बाद में आयुष मंदुनी का आया है और इसके बाद में जतिन मतलब खुशी जिंदल और इसके बाद में मानसी शर्मा का आया है, उसके बाद में ओम गोसाई का आया है और उसके बाद में सोम पोखरियाल। उसके अलावा कोई बच्चा होमवर्क कुछ भी नहीं कर रहा है, वीडियो देख रहे हैं पता नहीं देख रहे हैं। जब तक आप मुझे होमवर्क नहीं भेजोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या वर्क किया है। इसके अलावा मैं डेली आपका होमवर्क चेक कर रहा हूँ, हर मेल को चेक करता हूँ किस बच्चे ने क्या वर्क किया है। तो प्लीज अपना डेली का वर्क डेली करें और अपना फीडबैक लिखें अच्छे से कि क्या उसमें आपको समझ आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आ रही है, डाउट आ रही है तो आप लिख के सेंड करिए, होमवर्क के साथ ही मैं देख लूंगा कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है इसके अंदर। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा मेरी क्लासेस में से। ओके, थैंक यू।